हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आयुष मैथ्स पे। मैं आयुष दुबे। आज चालू करेंगे नया चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 मैंने खत्म किया, जिसके अंदर मैंने 10 लेक्चर्स बनाए हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं करवाई है, क्योंकि बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले में लगाए थे वही सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर हैं। बस फॉर्मूलाज जो है उनको तोड़ मोड़ के काम किया गया है। तो आज जो है वो है चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। लेकिन जो आज का टॉपिक रहेगा, जो आज का लेक्चर रहेगा या आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं, वो सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे रहेगा। इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा जो एक्सरसाइज 2.1 पे बना होगा। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन चालू होता है। इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इसी पे रहेगा, इससे रिलेटेड इसके एग्जांपल्स रहेंगे और इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताने की कोशिश भी करूंगा। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट होता क्या है? अभी रिलेशंस एंड फंक्शन 2 लेक्चर, यानी ये वाला लेक्चर उसके आगे वाले लेक्चर के बाद मेन टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन चालू हो जाएगा। तो रिलेशंस, वैसे मैं चालू करने से पहले रिलेशंस मैं बता देता हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में रिलेशंस क्या होते हैं। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज अ रिलेशन, तो आपके माइंड में क्या आता है? ब्रदर सिस्टर हो गए, फादर मदर हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, अंकल आंटी। तो डेली लाइफ रिलेशन हो गए, ठीक है, ये डेली लाइफ रिलेशन हो गए। अब मैथमेटिकल में रिलेशन एंड फंक्शन की क्या जरूरत है? मैथमेटिकल में क्या जरूरत है रिलेशन एंड फंक्शन की? तो रिलेशन एंड फंक्शन की जरूरत है। जैसे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A B के साथ कुछ ना कुछ रिलेट करता है, उसके एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, उसके एलिमेंट की वजह से पूरा सेट दूसरे सेट से रिलेट करता है। ऐसे कई एग्जांपल मैथमेटिक्स में है। मैंने एक सबसेट का लेके बताया आपको, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं मैथमेटिक्स में जो रिलेशन एंड फंक्शन दिखाते हैं। अभी हर रिलेशन फंक्शन होता है कि हर फंक्शन रिलेशन होता है, इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो आज का जो लेक्चर चालू करने से पहले जो मेरा कॉपीराइट है, जो मैं बोलता रहता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन बने और मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? सपोज यहां पर बोला गया है कि हमारे पास कोई P एंड Q सेट है और वो क्या है? एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नल सेट, वॉइड सेट तो आप जान चुके हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी हो गया। बट यहाँ नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर है, एलिमेंट रहेंगे। तो P एंड Q आर नॉन एम्प्टी सेट, सच दैट, इसी की तरह सच दैट कि P क्रॉस Q, इसी चीज को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। सेट का, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। क्रॉस लगा देते हैं तो इसको कैसे दिखाते हैं कि P एंड Q ये एलिमेंट हो जाएंगे अंदर, ठीक है, ये अंदर क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। ये सेट है दोनों। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहे हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल सेट में नहीं तोड़ेंगे इनको, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहे हैं, यानी कि दो सेट का प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो P एंड Q सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म भूलना मत, सच दैट कि जो ये P है, भूल गए क्या? ये क्या होता है? पहला ही चैप्टर हुआ है, ये होता है बिलोंग्स टू, यानी जो ये P एलिमेंट है वो सेट P में है। ओके, एंड 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 एंड, और ये जो Q है, Q एलिमेंट है, वो बिलोंग्स करता है किसको? Q को। ये जनरल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट को दिखाने का कि P और Q दो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। और PQ है एलिमेंट, ठीक है। किस तरीके से कि P सेट P को जाता है, यानी एलिमेंट P, स्मॉल p जो है वो सेट P को जाता है, यानी कैपिटल P को, और स्मॉल q है वो किसके अंदर है? कैपिटल Q के अंदर है। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। ओके, ये तो बात हो गई कि जब सेट नॉन एम्प्टी हो, यानी एलिमेंट हो।
अब क्या हो, सेकेंड केस ये दे दी, अब क्या हो कि P एंड Q आर नल सेट, आर नल सेट। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालते हैं, यानी P क्रॉस Q निकालेंगे, तो भी तो नल ही होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। जब सेट ही नल है तो उसके जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो एलिमेंट भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमको, नल ही तो मिलेगा। नल ही तो मिलेगा कि और कुछ मिलने वाला है। नोट डाउन करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ थोड़ा। ओके, अब कुछ लेते हैं हम लोग एग्जांपल। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम को जानने के लिए हम लोग लेंगे कुछ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर है, मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट ए, ठीक है, उसके अंदर हमको 3 है, 3 एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं। और सेट बी दिया हुआ है ए एंड बी। तो अब हमको बोला, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट ए और सेट बी का, ठीक है, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ये एलिमेंट पी है, ये एलिमेंट क्यू है, ठीक है, ये एलिमेंट पी है, एलिमेंट क्यू है। जब भी हम लोग कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी का सेट निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी क्यू, ये हो जाता है पी क्यू। PQ is nothing but the element that belongs to the particular set, ठीक है। PQ क्या है, कोई एलिमेंट है जो सेट के अंदर है। अगर कोई दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। बात आ रही है समझ में। अब जैसे यहाँ पर देखो, 3 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, 2 एलिमेंट है सेट बी के अंदर, तो हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। अब जैसे 2 सेट है बी के अंदर, अरे सॉरी 2 एलिमेंट है सेट बी के अंदर और 3 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, यानी जब हम लोग उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 जा 6। तो यानी अगर हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 और पेयर ऑर्डर हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 6। ओके, लेट्स डू। तो पहला 1 का पेयरिंग बनेगा ए से, 1 ए, नेक्स्ट कॉमा डालो, 1 का पेयरिंग बी से भी बनेगा, बी हो गया। 2 का पेयरिंग ए से, अरे 2 ए डायरेक्ट ऐसे नहीं, क्या कर रहे हो सर, ए से। 2 का पेयरिंग बी से भी बनेगा, बी से भी बनेगा। 3 का पेयरिंग ए से बनेगा, 3 का पेयरिंग बी से बनेगा। ओके चलो, इतना ये निकल गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जितने एलिमेंट दिए उनको मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आइडिया आपको आ जाएगा कि कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे 6 बना है, 3 और 3 6, और इसे 2 3 6, 2 एलिमेंट है। अब इसी की जगह पे 4 5 7 8 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं दोनों में। इसमें 8 दिए हो, इसमें 8 दिए हो, तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, कितने पेयर बनेंगे, 60, और सॉरी 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64, यानी 64 वेज में हम लोग लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, बस एक की पेयरिंग उसके साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसे जैसे मैंने ऐसे बनाया ना, कॉमा करके बनाना है, कॉमा करके ही बनाना है। आ रही है बात समझ में, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। चलो एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलो डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ हमको रूल्स भी ध्यान देने होंगे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। एग्जांपल 2, एक मिनट देख ले जरा, दिख रहा है अच्छे से, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, मान लो हमारे पास सेट ए है, टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूँ जिसमें समझाया है। इसमें दिया है डीएल, एक में दिया है एमटी, और एक में दिया है यूपी। चलो मेरे को चेंज किया, ठीक है। सेट बी, सेट बी में दिया है 01 02
अरे यार ये कॉमा बीच में क्यों है? 02 03 04 ऐसे ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, तब हमको यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, सेट ए और सेट बी। अब मुझे बताओ कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे? कितना मिलेगा? इस बार मैंने थोड़ा एलिमेंट चेंज किया है। तो सिंपल, पहले तो पता करना कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा हमारा। कैसे पता करेंगे? कितने एलिमेंट है? 3। कितने एलिमेंट है? 4। मल्टीप्लाई कर दो, 3 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है, यानी हम लोग अगर 3 into 4 करेंगे यानी 12, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको 12 बेस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हम समझाते हैं। देखो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, डीएल एमपी यूपी यानी दिल्ली, फिर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, और ये इनका कोड है। ठीक है, गाड़ियों पर जो कोड आता है मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है, कोड है। अब इन्हीं के व्हीकल के जो हमारे जो नंबर मतलब स्टेट हैं या तो सिटीज जो हैं, जो भी लिया है स्टेट सिटीज, ठीक है, उसके कोडिंग के मतलब उसके कोड के साथ हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो हमको पता है 3 इसके अंदर एलिमेंट है, ये एलिमेंट हुआ, 3 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3 4 12 हो गया, यानी 12 बेस में इसको बनाया जा सकता है। कैसे? अब देखो, डीएल की पेयरिंग 0 1 के साथ करनी होगी, डीएल की पेयरिंग 0 1 के साथ, डीएल की पेयरिंग 0 2 के साथ होगी, डीएल की पेयरिंग 0 2 के साथ होगी, डीएल की पेयरिंग 0 3 के साथ, की पेयरिंग 0 3 के साथ, कॉमा लगाते जाना और नंबर कट जाएंगे, डीएल की पेयरिंग 0 4 के साथ, पहला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में नीचे नीचे बताता था, क्लियर रहेगा, कंटिन्यू में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाते हैं एमपी, एमपी के पेयरिंग 0 1 के साथ, फिर एमपी की पेयरिंग 0 2 के साथ, फिर आ जाएगा एमपी की पेयरिंग 0 3 के साथ, फिर एमपी की पेयरिंग 0 4 के साथ। नेक्स्ट यूपी की बारी है, यूपी की पेयरिंग 0 1 के साथ, यूपी की पेयरिंग 0 2 के साथ, यूपी की पेयरिंग 0 3 के साथ, यूपी की पेयरिंग 0 4 के साथ। अब काउंट कर लो, से हमारा 12 बेस में बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 बन गया ना। तो इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, बस एलिमेंट देखो कितने हैं, दोनों सेट में एलिमेंट देखो, एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर हमको मिल जाएंगे ऑलरेडी कि इतना बनाना है हमको। अब प्लस एक और बात ध्यान देना, एक और बात। अब जैसे एक इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, डीएल ले लेते हैं। अब जैसे डीएल 0 1 हो गया, तो डीएल 0 1 इज नॉट इक्वल टू 0 1 डीएल, ये चीज ध्यान देना। रोस्टर फॉर्म में हम करते थे कि ऑर्डर कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में, पहला जो रिप्रेजेंटेशन था रोस्टर फॉर्म में, उसमें हमने क्या बोला था, ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट निकालते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर हमको देखना पड़ता है। ठीक है, ऑर्डर उसके अंदर देखना पड़ता है कि डीएल 0 1 है तो वो 0 1 डीएल के इक्वल नहीं होगा, याद रखना। अभी कोई हमको आगे दे दिया, ऐसे मान लो ये दे दिया, ठीक है, इसके अंदर कई ऐसे एग्जांपल दे दिया, बोला मैच करो, मैच करो। फॉर एग्जांपल मैंने डीएल 0 1, फिर यहाँ पर एक ऐसे दे देते हैं, ठीक है, अब इसको फॉर एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ 0 1 डीएल, और पूछ लेगा क्या ये और ये इक्वल है, ट्रू और फॉल्स, तो वहां पे सीधा लिख देना आंख बंद करके फॉल्स, क्योंकि ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। या तो सिंपल जनरल में A1 B1 इज नॉट इक्वल टू B1 A1, ये याद रखना, A1 B1 इज नॉट इक्वल टू B1 A1, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, नोट डाउन कर लो, फिर कुछ रूल्स पढ़ते हैं इसके, फिर आगे एग्जांपल्स पर आएंगे। वो नीचे वाला या जनरल फॉर्म वाला जरूर से नोट करना। ओके, अब हमको टेक्स्ट बुक में कुछ रिमार्क्स करके दिया हुआ है, एमसीक्यू में भी आएगा, ठीक है, एमसीक्यू में भी आएगा। पहला रिमार्क क्या दे दिया है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब भी मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था, इसका मतलब क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन, यानी इस साइड भी इस साइड भी, इसका मतलब ये होता है।
डबल इम्प्लीकेशन इसको कहा जाता है। मैंने मेरे नोट्स में भी लिखवाया था, जो मैंने आपको नोट दिए थे। इसका मतलब क्या होता है, पहले वाले का मान लो कि हमारा ऑर्डर पेयर दे दिया 1 और 2, यानी ये भी 1 और 2 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका स्टेटमेंट ये है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ये है कि two ordered pairs are equal if and only if the corresponding angles are equal and second elements are also equal। अब केस ये आता है कि जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नहीं मानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ले लो 1 और 2, A1 B1, और यही हो गया B1 यानी 2 हो गया, और A1 ये हो गया B1 और A1। तो ये पहले रूल को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए इक्वल है नहीं। इसके लिए बोला था कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो देखो यही हाल होता है, ये कर रहा है, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। 1 1 है, 2 2 है, ठीक है। 1 1 है, 2 2 है, इक्वल है। बट ये देखो 1 2 2 1, इसके लिए बोला था ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। रोस्टर फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे हमको बोल दिया रोस्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसमें ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं। बस ये 2 रूल याद करना है। कार्टेशियन में ऑर्डर जरूरी है क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ओके, नोट डाउन कर लो, और ये भी नीचे वाला भी लिख देना रफली। ओके, सेकेंड रिमार्क ये बोलता है कि अगर P एलिमेंट A सेट के अंदर है और Q एलिमेंट B सेट के अंदर है तो वो PQ बना देंगे जब हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं, यानी A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर 2 सेट दिए हुए हैं, अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है तो उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज। ये रूल तो बेसिक हो गया, हमको पता हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लो N ऑफ P जो है वो कहाँ करता है बिलोंग, A को, और N ऑफ Q किसको बिलोंग करता है, D को। तो अगर हम लोग N ऑफ A क्रॉस B निकालना होगा तो क्या होगा, वो सीधा सिंपली PQ कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एलिमेंट को, तो हमको कितना एलिमेंट मिल जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी इसके अंदर हम लोग को P एलिमेंट, यानी इसके अंदर मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, टोटल 2 है, 1 और 2। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, यानी 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, 2 3 6, यानी 6 वे में हम लोग इसको बना सकते हैं, सिंपल। ओके, इसका मैंने एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले मैंने एक्सप्लेन किया था ये रूल को। ओके, थर्ड वाला जो ये था, ये तो असल में 4th वाला है। थर्ड वाला में इनको पता है कि अगर कोई 2 सेट दिया हो जिसमें से एक इनफाइनाइट हो या तो एक फाइनाइट हो तो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अब 4th देखो, अगर हम लोग को A क्रॉस A यानी एक ही एलिमेंट दिया उसको 3 बार क्रॉस करना है, ठीक है, 3 बार उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट A B C होंगे सच दैट कि जो A B C है वो A को ही बिलोंग करते हैं। यानी हमारे पास सेट A है, ठीक है, सेट A, उसके अंदर 1 2 3 ये दे दिया है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो इसी आपस में ही हम लोगों को करना पड़ेगा, इसी आपस में ही हमको A क्रॉस निकालना पड़ेगा। ओके, ये आगे इसका एक एग्जांपल है, वो भी करेंगे। और इस सिचुएशन में ये जो एलिमेंट A B C है उनको ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाता है। ये पार्ट याद रखना, अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। आपको इतना दे देगा और ये डैश कर देगा, क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो यानी A क्रॉस A निकालेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है सच दैट कि जो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c है वो A को बिलोंग करते हैं। तो इस केस में जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है उसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये कुछ था रूल्स हमको देखने के लिए,
जो हमको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे थोड़े एग्जांपल्स की। ओके, एग्जांपल 1 हमको ये दिया हुआ है कि x एक ऑर्डर पेयर और दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। पहला में दिया है x प्लस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 3 और 2, ये दिया हुआ है। तो हमको बोला देन फाइंड x एंड y। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है किसी भी फॉर्म में आए तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके इक्वल रख देंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो हमको x और y मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जब हमारा x और y मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि क्या ये पहला रूल फॉलो करता है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल माने जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो पहले हम लोग निकाल के देखते हैं क्या ये सच है। वैसे तो दिख ही रहा है हाँ ये है, लेकिन तो भी एक बार सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके इक्वल रख देंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 3 रख देंगे। नेक्स्ट y माइनस 2 के इक्वल रख देंगे। यार 2 नहीं था ना, आई थिंक 1 था, 1 था ना। यस 1 था। अब सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इधर जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और 3। अब देखते हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं। अगर हम लोग इसको x को इधर रख देते हैं तो 2 प्लस 1 3, y को 3 की जगह रख देते हैं, अरे 3 को y यहाँ पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, और यहाँ पर देखोगे 3 1। यस, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है, या तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या तो फिलहाल उनको x और y फाइंड करना था, फिर हमारा इतने पे आके खत्म हो जाता। लेकिन मैं जस्टिफाई के लिए, पहले रूल के लिए आपको बस बता दिया किस तरीके से भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, नोट डाउन कर लो, फिर अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको क्या दिया है, P A B C Q दे दिया है R, एक ही एलिमेंट है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाँ ये फॉर्म करता है, P क्रॉस Q है और Q क्रॉस P है। अब हमको दिखाना है क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं क्या इक्वल है। हम लोग पहले निकालेंगे P क्रॉस Q। कितने एलिमेंट है, 3। कितने एलिमेंट है, 1। 3 1 जा 3। क्या बनेगा, A का R के साथ A R, B का R के साथ B R, C का R के साथ C R, P क्रॉस Q बन गया। अब बनाएंगे Q क्रॉस P। अब उल्टा हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, 1। कितने एलिमेंट है, 3। 1 इंटू 3 3। तो अब ऐसे बनेगा R A R B एंड R C। नहीं वे C। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है, आर दे इक्वल। क्वेश्चन दे दिया आर दे इक्वल। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल को देखो, क्या ये इक्वल है, नहीं। इक्वल है, नहीं। इक्वल है, नहीं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस A, Q क्रॉस P। रीजन दे देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल का नॉट इक्वल, अरे सॉरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। सर कहाँ आप ज्योमेट्री में घुस रहे हो। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, एग्जांपल नंबर 3 घुस आते हैं वापस से सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन के अभी एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 3 में हम लोगों को दिया है सेट A 1 2 3, सेट B 3 4, सेट C 4 5 6। अब उसके अंदर से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है A क्रॉस B U इंटरसेक्शन C निकालना है, और फिर दूसरा लिया है कि A क्रॉस B निकालना है, फिर A क्रॉस C निकालना है। उसका फिर जो हमको ये जो एलिमेंट मिलेंगे उसके अंदर हमको क्या बताना है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं,
बस ये क्रॉस वाला नहीं था, इसके अंदर कहीं हमको ए यूनियन मिल जाता था, कहीं ये माइनस मिल जाता था, डिफरेंस था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, ये सब था। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने पहले सेट में बता के रखा था कि इस चीज को पहले रखो, इस चीज को सॉल्व करो, इसका एलिमेंट आएगा, उसके साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी को, बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करो। क्या है बी? कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन क्या है? 3 4 4 5 6 4। यस, इसका आंसर क्या मिल गया? 4। यानी एक एलिमेंट है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे? कितने मिलेंगे बताओ जल्दी। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने हैं? यानी जो हम लोग बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो एक ही एलिमेंट मिला 4, यानी 3 1 3। तो यानी इसका क्या होगा आंसर? अगर हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो इसका हमको क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? सिर्फ 3, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट मिला हमको। मान लो इसके साथ एक और कॉमन पॉइंट मिलता तो 2 हो जाता था, 2 3 6, 6 वे में बनता। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1 का 4 के साथ बनेगा, पहले 1 का 4 के साथ बनेगा। अगला बताओ किसका बनेगा, किसके साथ? वेरी गुड, 2 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ बनेगा, और ये हो गया इसका आंसर। एक एलिमेंट था, 3 एलिमेंट थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट 3 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलता, 3 थे, तो 2 3 6 हो जाता, 6 तरीके से बन जाते। ये था आंसर। नोट डाउन कर लो, तब तक मैं अपने जरा मार्कर पॉइंट पिला दूं। ओके ओके, चलो ठीक है, पहला वाला हो गया। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला हमने, एक ही एलिमेंट मिला, फिर उसका क्रॉस निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस हिसाब से हमको मिल गया। 3 क्यों मिले? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट मिला था। अगर इसके अंदर 2 3 4 होता तो उतना मल्टीप्लाई हो जाता उसके साथ, एक एलिमेंट के साथ, उस हिसाब से हमको क्रॉस प्रोडक्ट मिलता। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। क्या है? ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या है उसके बीच में क्या कॉमन पॉइंट यानी क्या इंटरसेक्शन है वो देखेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ओके। कितने एलिमेंट है? 2। कितने एलिमेंट है? 3। कितने टाइप के बनेंगे? 2 3 6, ओके, वेरी गुड। 1 का बनेगा 3 के साथ, 2 का बनेगा, अरे सॉरी 1 का बनेगा 4 के साथ, कोई बात नहीं, मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभी। 2 का बनेगा 3 के साथ, 2 का बनेगा 4 के साथ, नेक्स्ट है 3 का बनेगा 3 के साथ, 3 का बनेगा 4 के साथ। एक बार प्लीज आप काउंट कर लीजिए, क्या मैंने बिल्कुल सही निकाला है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करो। अगर आपके यहाँ 6 तरीके से ऑर्डर पेयर बन जाते हैं, फिर इधर देखो कि 2 3 6, यस राइट है, वेरीफाई भी हो जाता है इससे हमारा कि यस ये राइट है। ए क्रॉस बी निकल गया। अब ए क्रॉस सी निकालते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस सी निकालते हैं, फिर से वही प्रोसेस, बी को छोड़ दो, ए क्रॉस सी। कितने हैं? 3 और 3, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, कितना बनेगा? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इस हिसाब से 9, 3 3 9, ओके, वेरी गुड, समझदार है। अब ए क्रॉस सी बोला है, यानी पहले एलिमेंट ए से चालू करना पड़ेगा। अगर सी क्रॉस ए बोला होता तो हम लोग पहले सी से चालू करते। ओके, 1 4, फिर 1 5, 1 6, डन। एक नेक्स्ट नीचे लेके आ जाते हैं, 2 4, 2 5 एंड 2 6। अब नीचे आ जाते हैं 3 3 4, 3 5 एंड 3 6। ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया। इस साइड पर आपने नोट कर दिया, जगह है जगह है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देना, इसका आंसर, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि इधर हम लोग जो इंटरसेक्शन में एक ही कॉमन पॉइंट निकालते थे वही डाल देंगे, नहीं, अब हमको ऑर्डर पेयर में कॉमन पॉइंट निकालना है, ठीक। कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। 1 3, 1 3 नहीं है,
1 4 1 4 है, यस 1 4 निकाल लिया। 2 3 2 3 नहीं है, 2 4 2 4 है, यस है। 3 3 3 3 नहीं है, 3 4 3 4 है, यस। यानी क्या है, 2 4 है, 1 4 है और 3 4 है, बाकी कुछ नहीं है ना, देख लो, यस बाकी कुछ नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या कॉमन पॉइंट क्या निकला, ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ऑर्डर्ड पेयर 2 4 एंड ऑर्डर्ड पेयर 3 4 एंड दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर है टोटल, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उनके बीच में कॉमन पॉइंट हमको ये निकला। नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे बाकी 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रख दिए हैं, ट्राई करो, नहीं आ रहा है कमेंट में क्वेश्चन लिख दो, मैं आपको वहीं सॉल्व करके दूंगा, मैं हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं, ठीक है। देखो T दे दिया है हमको 1 और 2, ठीक है, 1 क्रॉस 2, अरे सॉरी एलिमेंट 1 और 2 दे दिया। अब हमको निकालना क्या है, P क्रॉस P। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसा समझने के लिए अलग अलग लिख दो, ठीक है। ये P के लिए इंडिविजुअल, ये P के लिए इंडिविजुअल, ये P के लिए इंडिविजुअल। अब देखो कितना बन रहा है, 2 है 2 है 2 है 3 टाइम्स, कितना बन गया, 2 2 4 2 8, 8 ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन सकते हैं। यानी हम लोग इसको अगर ऐसे लिखेंगे, P क्रॉस P कैसे बनेगा, पहला एलिमेंट 1 1 1, पहला एलिमेंट, ठीक है, 1 1 1। दूसरा क्या बनेगा, 1 1 2, सिंपल, 1 1 2। नेक्स्ट 1 2 1। ये 3 टाइम्स मैंने इस साइड लिखे, लेकिन एक टाइम यहाँ पर क्या करेंगे और लिखूंगा, फिर हो जाएगा 1 2 2। अब नीचे आ जाते हैं, फिर आ जाएंगे 2 पे, ठीक है। अब ये 2 साइड 2 1 1, नेक्स्ट 2 1 2, ओके 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 1 और नेक्स्ट बचेगा 2 2 2। इस तरीके से और कई एग्जांपल्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, कई एग्जांपल। इसमें 3 दे दिया हो, ठीक है, 3 दे दिया हो तो 3 का टेबल बन जाएगा, 3 का टेबल के हिसाब से चल जाएंगे। फिर 4 बन जाएगा, 4 के टेबल के हिसाब से। इस तरीके से हमको बनाना पड़ेगा, जैसे 1 1 1 1 1 2, फिर आ जाएगा हमारा 1 2 1। इस हिसाब से हमको ऑर्डर पेयर देखना पड़ेगा, जैसे देखो 1 1 1, ठीक है, फिर ये तीसरा नंबर चेंज हो जाएगा। जब ये 3 नंबर चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे मिडल वाला चेंज होगा, फिर लास्ट वाला टर्म होगा, और लास्ट में इस फॉर्म में हमको मिल जाएगा। देखो पूरा सॉल्व इसको करने पे 8 आ रहे हैं, 8 ऑर्डर पेयर, और इसे सॉल्व करने पे 8 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। नोट डाउन कर लो। ऐसे एग्जांपल्स अभी कई हैं जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में लगाएंगे, और ज्यादातर मैं फोकस करूंगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स में एक्स्ट्रा आपके लिए निकालूं, ओके। ओके, फिफ्थ एग्जांपल मैंने स्किप किया है। फिफ्थ एग्जांपल में क्या दिया था कि सिंपली R एक रियल सेट है, तो R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R क्या बनाएंगे, कैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। R क्रॉस R हमको जानते हैं कि 2 डायमेंशनल बना रहा है, यानी उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट ही इन्वॉल्व है, ठीक है, तो यानी 2 डायमेंशनल बनेगा। और R क्रॉस R में यानी 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कितना 3D बनेगा उसमें, क्योंकि 3 एलिमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो 2 एलिमेंट है लेकिन 3 ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से बन रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने लिया था, एग्जाम्पल नंबर 6, इफ A क्रॉस B, ठीक है, ये हमको कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला, हमको कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला इसका A क्रॉस B निकालने पर। अब हमको यहाँ पर उल्टा जाना है, ठीक है। पहले तो हमको A और B दे दिया जाता था, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा जाता था, ठीक है। अब लेकिन हमको क्या बोला गया कि हमको हमारे पास A क्रॉस B हमने ऑलरेडी निकाल दिया और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिला है, तो इसमें से हमको बताना है कि A और B के एलिमेंट क्या होंगे। बड़ा सिंपल है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर A का निकालना है तो यानी सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, पी और एन, ये ए के हो जाएंगे, ठीक है। और बी सारे सेकेंड एलिमेंट, सारे सेकेंड एलिमेंट, अरे यार सारे सेकेंड एलिमेंट। कौन है सारे सेकेंड एलिमेंट, क्यू और आर, क्यू और आर। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ऑलरेडी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल चुका है, अब उसमें से हमको बताना है कि हमारा ए और बी का एलिमेंट कौन सा था। तो जो पहले पोजीशन पे आ रहा है, जैसे ये पहला पोजीशन हो गया, ठीक है, ये पहला पोजीशन है तो सेम हो गया ना, ये पहला पोजीशन हो गया, समझ बात आ रही है कि नहीं, ये पहला पोजीशन हो गया, तो सारे के सारे हमारे ए के एलिमेंट हो जाएंगे और दूसरे वाले बी के। अब अगर ऐसा दे दिया तो इस तरीके से बना सकते हैं सिंपली। अगर हम लोग को अब ए क्रॉस बी निकालना हो, ठीक है, अब हमारे पास ये नहीं दिया है, ये दे दिया है, तो देखोगे तो इक्वल आएगा, पी के साथ क्यू बनेगा, पहले पी के साथ आर बनेगा, एम के साथ क्यू बनेगा, एम के साथ आर बनेगा, और देखो ना ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं। तो सिंपल, अगर ऐसा क्वेश्चन दे उसके बाद बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दे और उसके बाद बोले कि ए और बी के एलिमेंट फाइंड करो, तो जो भी पहले नंबर वाले होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे और उसके जो कॉमा से दूसरे नंबर वाले होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बी के होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को घिसने की कोशिश की थी आपके सामने, और होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब इसका अगला जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज पे होगा, और उसके आगे वाले पे मेन टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस चालू होंगे, लेकिन जो उसका मेन टॉपिक रिलेशन से चालू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज आएगी, फिर फंक्शंस चालू होगा, और उसके बाद जो भी उसके एडिशनल जो हमको जानना हो और भी वगैरह सब कुछ आएंगे। तो बने रहें इसी चैनल पे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन, मेरे सारे वीडियोस आपके तक पहुंचे। तब तक नारा एक ही मेरे चैनल का, लर्न विद फन। थैंक यू।